चलो, तो चिल्ड्रन डिफिकल्ट एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में हमने एक दो कॉन्सेप्ट बीच में लॉस के छोड़े थे, लाइफ स्टॉक का लॉस और गुड्स का लॉस। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड लास्ट वी वर टू स्टार्ट विद ओपनिंग एंट्री। बड़ा अजीब टेक्स्ट है, लास्ट वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग एंट्री। ये बेसिकली ओपनिंग एंट्री होती क्या है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ओनली देन पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलन, सबसे पहला हमने जो चैप्टर पढ़ा था प्रैक्टिकली, दैट वाज व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन। याद आया सबको? अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाते थे, सबसे पहला ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वी यूज्ड टू ऐड अंडरनीथ कैश एंड ऐड अंडरनीथ कैपिटल, ऐसे काम करते थे। बट पूरा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद आप जब एंड तक पहुंचते थे तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें नजर आती थी, और फाइनली आप एक रिपोर्ट कार्ड बनाते थे बैलेंस शीट के नाम का। याद आया सबको? एंड बैलेंस शीट में हेडिंग क्या होती थी चिल्ड्रन? एज एट और एज ऑन? एज एट। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बैल टाइप के हैं, बताया था ना बैल शब्द का मतलब, फिर से बता रहा हूं आज। बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े जो बोल रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन, खैर इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कुछ भी बकवास कर सकते हैं। और सही जवाब वही देगा जो डेली सोते जागते नोट्स की रीडिंग वगैरह कर रहा है। बाकी तो सब बैल है, मैंने पहले ही बता दिया था, और लोग हंस रहे थे स्टार्टिंग में मेरे शब्द पे, अब उनको समझ में आ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड चाहते हैं इस शब्द को डिक्शनरी में लेके आना, बट कॉपीराइट अभी मेरे पास है। चलिए, तो इट इज बहरा जो मेरी बात ना सुने, अंधा जो नोट्स ना देखे, लूला जो लिखे ना और जो बोलने में ना लिखे वो लंगड़ा, बैल। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों असेट साइड में क्या क्या आता था आपके पास? शायद कैश जैसा कुछ था। वी यूज्ड टू हैव स्टॉक, वी यूज्ड टू हैव डेटर, वी यूज्ड टू हैव पापा एंड मम्मी एंड लल्लू एंड बल्लू। अरे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। एंड लाइबिलिटी साइड पे होता था हमारे पास कैपिटल, क्रेडिटर्स, कभी कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाता था, ये सब चीजें आती थी। चलिए, प्री रिसीव्ड इनकम्स, अब फिर इधर क्यों छोड़ा जाए, इधर भी लिखूंगा मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, ये सब कुछ आप लिखते थे और आप बैलेंस शीट बना लेते थे। सो असेट्स का मतलब बिलोंगिंग होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन, यस और नो? पक्का? चलिए, सो ऑल द थिंग्स which are reflected on the asset side, in nutshell they represent what for the business children? Belongings. And all those things children which are on the left hand side, they represents what? Obligations. All those things which are on the right, business owns them, and those which are on the left, business owes them. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। बैलेंस शीट के ऊपर हम डेट लिख देते हैं, और डेट होगी चिल्ड्रन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। क्या बिजनेसमैन 31 मार्च 2023 की रात में आत्महत्या कर लेगा? अच्छा, गला काट लेगा अपना, सुसाइड कर लेगा? अच्छा, बिजनेस बंद कर देगा? क्या करेगा इस बिजनेस को? कंटिन्यू करेगा। तो बिजनेस को जब ये कंटिन्यू करेगा तो ये सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है चिल्ड्रन, इनको नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। क्यों करेंगे सर, क्या फर्क पड़ेगा? इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपका एक पुराना घर था जहां पे आप 31 मार्च 2023 तक रह रहे थे। 1 अप्रैल को आपके पापा ने एक नया घर खरीद लिया, इंडिपेंडेंट हाउस, फ्लैट खरीद लिया, अपार्टमेंट में कुछ भी, और आप सब पूरी फैमिली वहां शिफ्ट हो गए। क्या पुराने घर का सारा सामान जला के जाएंगे? नो। क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे? नो। क्या करेंगे, कुछ ले जाएंगे नए शिफ्ट में, जो नए घर में शिफ्ट करा देंगे जो ले जाने लायक होगा, और बाकी वहीं छोड़ देंगे, बेच देंगे। सही बात है, सामान पापा मम्मी ने खरीदा, बेचेंगे, ये नालायक। उस सामान को नए घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पुराने घर से सामान को नए घर में लाना है। तो लास्ट ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2000, कब चिल्ड्रन? 23, और नेक्स्ट ईयर वुड स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 साल का गैप हो गया, सो गए क्या कुंभकर्ण की तरह बीच में?
23। तो आप करेंगे क्या, इस डेट को सबसे पहले आप एक नए तरीके का काम करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, चलिए। ब्रिंग इन ऑल द relevant data, I repeat children, bring in all the relevant data of belongings and owings। belongings बोले तो assets, owings बोले तो assets and liabilities, so as to update the previous year records into which year, करंट ईयर। सर जरूरत क्या है, पुराने घर में एसी लगा था, अभी 2 महीने पहले ही लगवाया था, खराब तो हुआ नहीं है, कहाँ यूज होगा वो, नए घर में। पुराने बिजनेस में कैश था, गंगा जी में फेंक देंगे, डेटर को लात मार के हॉकी से भगा देंगे, भगा से, नो। जो प्लांट एंड मशीनरी और जो लैंड एंड बिल्डिंग है जला देंगे, नो। क्रेडिटर को क्या बोलेंगे, अरे रात गई बात गई भूल जाओ, मोह माया में कुछ नहीं रखा, सब मिथ्या है, भूल जाओ, तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। विल इट बी लाइक दैट, नो। तो ये सारी चीजें अगले साल कंटिन्यू होंगी, बिकॉज पिछले साल के पेंडिंग क्रेडिटर्स को आपको इस साल पैसा देना है, पिछले साल के डेटर से पैसा वसूलना है, पिछले साल का स्टॉक आपको बेचना है। तो 10th क्लास की जितनी भी बुक्स आपके पास थी वो तो चलिए आपके काम की नहीं थी, आपने किसी को दे दी, बट जो कॉपीज थी जिसमें मेजोरिटी पेजेस बचे थे, क्या आपने वो भी कबाड़ी को बेच दिया, नो। आपने उन सब कॉपीज को रफ कॉपी की तरह या 11th क्लास में होमवर्क कॉपी की तरह इस्तेमाल कर लिया, या उनसे पेजेस निकाल के उनका स्पाइरल बाउंड करवा दिया, समझ में आ गया। तो आपने उनको पूरी तरह से यूज किया, तो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड आपने एकदम ही डिस्कार्ड कर दिया, और यू यूज्ड इट इफ इट वाज यूजेबल, वी यूज्ड इट, खोपड़े में बात गई। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, आप भी लिखिए, ओपनिंग जर्नल एंट्री। सुनाई पड़ी बात, चलो। तो सारा का सारा रेलेवेंट डेटा जो आपके मतलब का था, आप उस सारे डेटा को चिल्ड्रन पिछले साल से करंट ईयर में अपडेट करेंगे, और अपडेट इसलिए करेंगे बिकॉज कैश वोंट बी थ्रोन अवे, स्टॉक वोंट बी थ्रोन अवे, डेटर्स वोंट बी किक्ड आउट, प्लांट एंड मशीनरी वोंट बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड और डिस्कार्डेड, लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो ये सारी एसेट्स जो आपके मतलब की हैं, अगले साल आप सबको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अपनी बुक्स में इसका रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। सर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो टेक्निकली गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बुरा मान जाएगा। सर कैसे, अगर आपके फैक्ट्री में प्लांट है तो अगले साल बुक्स में नजर क्यों नहीं आ रहा, दाल में कुछ काला है, समझ में आ गया। अगर आपने अगले साल प्लांट पे रिपेयर कराया तो ऑडिटर कहेगा बुक्स में तो प्लांट था ही नहीं, रिपेयर के आपने मुंह का कराए थे। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अपनी बुक्स में लेके आना पड़ेगा। अगर आपने अगले साल जो अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए दे दिए, आपका ऑडिटर कहेगा थे कहां आपके क्रेडिटर्स, आपने तो पिछले साल से डेटा या रिकॉर्ड किया ही नहीं, जब क्रेडिटर्स थे नहीं तो पैसा किसको दिए तुम, मतलब झूठ बोल रहे हो। तो दैट्स व्हाई लास्ट ईयर का डेटा इस ईयर में इनकॉर्पोरेट करना बिकम्स कंपलसरी और नॉट चिल्ड्रन कंपलसरी। आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है स्कूल में और 10th की मार्कशीट ही नहीं आपके पास, कोई भी स्कूल इंडिया में आपको एडमिशन देगा, कोई नहीं देगा, बिकॉज आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितना पढ़ के आए हैं। तो लास्ट ईयर का जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा था, नेक्स्ट ईयर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। रीजंस आर क्लियर व्हाई वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस। तो इफ यू गो टू अ डॉक्टर विद सम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, डॉक्टर सबसे पहले ही पूछेगा ना, भाई आज तक आपका क्या इलाज था ये बताइए हमको। अगर आपका मेरी सारी रिपोर्ट खो गई है तो डॉक्टर कहेगा आप भी खो जाइए फिर। तो या तो वो सारे आपके टेस्ट फिर से करवाए, या पुरानी रिपोर्ट्स अगर आप लेके जाएंगे तो आपके टेस्ट के पैसे बच जाएंगे। तो डॉक्टर नट शेल में क्या जानना चाहता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। व्हाट, अच्छा मतलब मेडिकल की हिस्ट्री सर, ओहो, मतलब हिस्ट्री किताब लेके जाए जो मेडिकल कॉलेज में मिलती है, अरे आपकी मेडिकल हिस्ट्री, क्या दवाइयां आपने खाई हैं, क्या इलाज चल रहा था। तो लास्ट ईयर का डेटा रिकॉर्ड होगा अगले साल में। रीजन अंडरस्टूड, पक्का।
मान लीजिए पिछले साल आपके डेटर थे 1 लाख के, कितने के? अगले साल वो डेटर आपको पैसा देगा है, उनसे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अगर आपने लास्ट ईयर के डेटर्स को नेक्स्ट ईयर बुक्स में कहीं रजिस्टर ही नहीं किया, तो 1 लाख रुपए ऑडिटर आपकी इनकम साबित कर देगा, जिसपे भारत सरकार आपसे टैक्स मांग लेगी। आप कहेंगे इनकम नहीं है, उधार में सामान बेचा था, इनकम तो दिखा दी थी उस समय, ये सिर्फ कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, ये कोई इनकम नहीं है। तो जब कस्टमर को पिछले साल वाले इस साल में दिखाओगे, तभी तो साबित करोगे कि कस्टमर पैसे देके जा रहा है। तो आपके बैग में एक कॉपी पड़ी है, टीचर कह रहा है ये चोरी की कॉपी है, आप प्रूव करेंगे नहीं चोरी की नहीं है, मेरी अपनी है। कैसे अपनी है? आज तो फर्स्ट डे स्कूल खुला, हमने तो बुक लिस्ट दी नहीं, तुम्हें कैसे पता कॉपी लानी है? मैडम इतनी अकल थी, और पिछली 10th की कॉपियां जो बच गई थी उन्हीं से बनाया है। देखिए आपने कंप्लेन भी लिखी थी पिछले साल, पापा को बुला के लाओ, हम ले आए थे पड़ोसी पापा को, क्योंकि हम ये लिखा था कॉल योर फादर, अपने कॉल फादर टू द स्कूल, कॉल गार्जियंस टू द स्कूल, योर वर्ड गायब था। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? अब आप मेरे को एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या किसी नए बिजनेस में जो इसी साल स्टार्ट हुआ हो, ओपनिंग एंट्री हो सकती है बच्चों? क्यों नहीं हो सकती? यस, बिकॉज हमने क्या बोला है, ब्रिंग ऑल द रेलेवेंट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। हमारा तो बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस ईयर हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो किसी भी बच्चे का फर्स्ट टाइम जब स्कूल में एडमिशन होगा, नर्सरी केजी प्रेप में, तो क्या ओल्ड स्कूल की मार्कशीट मांगी जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो एक स्कूल में एक पेरेंट जाते हैं कि बच्चे का एडमिशन कराना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो स्कूल काउंटर पे बंदा बैठा था उसने कहा पुरानी मार्कशीट लेते आइए। पेरेंट गुस्सा आ गया, जंतर मंतर जाके विरोध प्रदर्शन करने लग गया। मोदी जी बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बच्चा अभी पैदा हुआ है 4 साल पहले, कह रहे मार्कशीट ले गया। कहाँ मार्कशीट लेके पिछले जन्म की में उसकी? तो स्कूल वालों ने माफी मांगी, बोला आपको बताना चाहिए था ना आपको बच्चा कितना बड़ा है। हम सोचे कि 11वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, तो वहां पे एडमिशन बर्थ सर्टिफिकेट से होगा। बट वंस यू आर क्लास 10th पास्ड, अब आपका एडमिशन 10th की मार्कशीट से हो जाएगा। सर वहां बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th की मार्कशीट में ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो 10th की मार्कशीट आपके बर्थ सर्टिफिकेट का ही काम करती है बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड दिस? पक्का? सो इस एंट्री को सबको समझ में आ गया, व्हाट इज दिस ओपनिंग एंट्री? पक्का? एक और एग्जांपल धमाकेदार देता हूं। आपने नया मोबाइल फोन खरीदा, और पुराने फोन में आपके 500-600 कॉन्टैक्ट थे, 500-600 कॉन्टैक्ट थे। वो कैसे नए में आएंगे? दिन भर बैठ के फीड करते रहेंगे? नहीं सर, मोबाइल पर चिपकाएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा, नंबर आ जाना। आएगा वो नंबर? नहीं आएगा। क्या करेंगे आप अपने सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जो पिछले डिवाइस में साइंड इन है। साइंड इन है सर, साइन करना आपको, जिससे लॉगिन थे उस पे सारा डेटा आपका स्टोर्ड है, और नए डिवाइस पे लॉगिन कर लीजिए, गूगल चाचा सारा डेटा वहां पे भेज देंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ओपनिंग एंट्री। पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल इनकॉर्पोरेट करना। तो 9th क्लास जब आपने अपने स्कूल में पढ़ाई की, व्हेन यू वर प्रमोटेड इन क्लास 10, तो 9th क्लास का रजिस्टर 10th क्लास के टीचर ने मांग लिया, और सारे बच्चों के नाम अपडेट कर दिए। अगर 9th का रजिस्टर ना होता तो क्या 10th क्लास में नाम आते बच्चों के? बिल्कुल ना आते। अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? अंडरस्टूड? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सर ये एंट्री की कैसे जाएगी? बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट ईयर चिल्ड्रन कैश कितना था आपके पास, आपको पता होगा। देयर आफ्टर यू हैड सम स्टॉक। तो स्टॉक के लिए एक चीज याद रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट लिखते हैं। सर फर्क क्या होता है स्टॉक इन ट्रेड में और स्टॉक में? आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसके बचे हुए सामान को वी कॉल इट एज स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा स्टेशनरी भी बच जाती है, गैलन में 5 लीटर डीजल बचा हुआ है जनरेटर में जो शॉप पे डालने का था, थोड़ा सा हमारे पास फाइल्स वगैरह स्टेशनरी का भी स्टॉक बचा हुआ है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड मतलब बेचने वाला सामान, स्टॉक इन ट्रेड मतलब बेचने वाला। देन वी हैड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, and then we had land and building account, then we had prepaid expense account, then we had children accrued income account। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है बच्चों? देयर आफ्टर लाइबिलिटीज के नाम पे क्या क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स अकाउंट है। देयर आफ्टर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट है। देयर आफ्टर हमारे पास प्री रिसीव्ड इनकम का अकाउंट है। समझ में आई इतनी बात है?
कुछ लोग तो बहुत तेज भागना चाह रहे हैं। चलिए मनगढ़ंत वैल्यूज लेनी स्टार्ट करते हैं। रेडी है सब लोग? कैश मान लीजिए 25,000 था, स्टॉक वॉज 15,000, डेटर्स 35,000, प्लांट एंड मशीनरी अगेन 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग मान लीजिए 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस let us say 2,000 and accrued income let us say 1,000. Can people answer me the total? 25 is 2,03,000. वेरी गुड. क्रेडिटर्स मान लीजिए 13,000 रुपए के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 10,000, प्री रिसीव्ड इनकम इज 20. कितना बचा बच्चों? नहीं, ये तो 53 हो गया ना, और वो कितना आ रहा था? 2,03,000. तो ये बच गया बच्चों 43 आ रहा है. 13 + 10 is 23 + 20 43. हाँ 43 है, नॉट 53. और वो कितना था? 2,03,000. तो कितना बच गया? 1,60,000. बच्चों असेट्स पता होती हैं आपको, लाइबिलिटीज भी पता होती हैं, तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज बेसिकली कैपिटल. हाउ मच? 1,60,000. समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपको असेट्स दे देगा, लाइबिलिटीज दे देगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल. खोपड़े में बात गई? कभी कभी असेट भी पता होगी, लाइबिलिटी भी पता होगी, और कैपिटल भी पता होगी. सर तब क्या करेंगे? सब कुछ एक साथ बता दें तो सीक्रेट क्या रह जाएगा? पहले आप इसको लिखिए, फिर वो भी बताते हैं आपको. बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक. तो चिल्ड्रन दिस वाज द केस जहां पे आपको सारे असेट्स के वैल्यूज पता थे. यू न्यू द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज, और आपने फाइंड आउट क्या किया? कैपिटल. Now I'll be taking an example where question will give us the value of assets, the value of liabilities, as well as children capital भी दिया होगा. I repeat, capital भी दिया होगा. तब क्या होगा सर? Let's see. बताइए, what was the value of cash, children? 25,000. Then stock in trade कितना था? 15,000. Stock in trade was 15,000. Debtors कितना था? 35,000. 35,000. Then plant and machinery, children? 25,000. 25,000. Very good. Land and building, how much? 1 lakh. Then children? Prepaid expense 1,000. Then accrued income 1,000. correct. Yes. Thereafter we had Credit income creditors. 13,000. How much? 13,000. 13,000. Outstanding expense. Then we had Outstanding expense. outstanding expenses कितना? 10,000. 10,000. Pre-received Outstanding expense was 10,000. 10,000. Very good. Then children, pre-received incomes 20,000. 20,000. Yes, sir. और Capital. अब क्वेश्चन आपको कैपिटल की वैल्यू दे दे रहा है बच्चों 1,90,000. क्वेश्चन आपको ये तीनों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दे रहा है. अब आपका टोटल क्या दोनों तरफ मैच करेगा बच्चों? नहीं करेगा. डेबिट टोटल तो आप ऑलरेडी जानते हैं कितना था लास्ट के एसपी डेट. क्या था डेबिट टोटल? 2,03,000. क्रेडिट साइड 13 + 10 is 23. 23 + 20 is 43. 43 + 190 is what? 43 + 190 is what? 233. मैथ्स के हिसाब से सारे आंसर बताने कैलकुलेशन के. कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से बताते हैं. पिछली बार कैलकुलेट किया तो क्या आया था, तो मैथ्स के हिसाब से बताना है. तो डेबिट का टोटल कितना था फिर से बताइए एक बार? 2,03,000. क्रेडिट टोटल इज चिल्ड्रन 13 + 10 23 + 20 43 + 190 इज 233. किस साइड पे शॉर्टेज है? डेबिट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कितनी शॉर्टेज है डेबिट में? 30,000 रुपीज.
अब सर ये डेबिट पे शॉर्ट आ रहा है, ये क्या हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रॉफिट मतलब इनकम, और इनकम अकाउंटेंसी का क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, डेबिट एस्पेक्ट नहीं होता। तो भाई ये तो खारिज हो गया। लॉस, वेरी गुड आंसर। लॉस क्यों नहीं हो सकता? ये रीजन बीइंग प्रॉफिट लॉस ईयर में होते हैं, प्रॉफिट लॉस ईयर में होते हैं। बढ़िया, गलत जवाब लोगों ने दिया तो समझाने का मौका मिला। एक्सपेंस भी नहीं हो सकता। ये एंट्री का नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इस एंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग एंट्री। और इस एंट्री में कौन सी दो बातों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है? बिलोंगिंग्स एंड ओइंग। अच्छा, कुछ कह रहे हैं प्रीवियस ईयर, एक बात प्रीवियस, दूसरी बात ईयर। बैल है बैल। बिलोंगिंग्स एंड ओइंग्स का जिक्र होता है। तो बच्चों, एक्सपेंस क्या आपकी बिलोंगिंग या ओइंग है? क्या प्रॉफिट आपकी बिलोंगिंग या ओइंग है? क्या लॉस आपकी बिलोंगिंग या ओइंग है? ये तो वही बात हो गई, पापा कार स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, बैल बुद्धि बच्चा बोल रहा है पापा जरा टायर में हवा चेक करवा लेते हैं। कार के इग्निशन का टायर की हवा से दूर दूर तक न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गाड़ी के प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फ्यूल हो ही ना, बच्चा कह रहा है हवा चेक करवा दे, बैल है बैल एकदम से। तो इस एंट्री में आप असेट्स और लाइबिलिटीज का जिक्र कर रहे हैं, तो कोई ना कोई असेट या लाइबिलिटी हो सकती है जो गायब है। क्वेश्चन समझ में आया? डेबिट में कुछ गायब है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि डेबिट में लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होता, लाइबिलिटी एस्पेक्ट हमेशा क्रेडिट में होता है। डेबिट में कौन सा होता है? हमेशा असेट। कोई ना कोई असेट गायब है। जो असेट नजर नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? सर जिसको तमीज होती है उसको तमीजदार, और जो जिसको तमीज बदतमीज। सर ये असेट बेअसेट है, बेअसेट। कौन सी ऐसी असेट होती है जो नजर नहीं आती? इनटैंजिबल। तो हो ना हो, ये गुडविल हो सकता है बच्चों, ये पेटेंट हो सकता है, ये कॉपीराइट हो सकता है, ये ट्रेडमार्क हो सकता है, ये ब्रांड नेम हो सकता है, ये फ्रेंचाइज हो सकता है, ये नो हाउ हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? बट मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग अपील है साबित करने का कि इनमें से ये सिर्फ गुडविल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि अगर आपके पास नो हाउ होता, आपके पास सो कॉल्ड ट्रेडमार्क होता, ब्रांड नेम होता, गॉट इट क्लियर, आपके पास फ्रेंचाइज होता, आपके पास कॉपीराइट होता, आपके पास पेटेंट होता, तो उसका सरकारी कागज होता है। पेटेंट रजिस्टर कराते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है। जब आप कॉपीराइट कराते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट होता है तुम्हारी नॉलेज में होता, और हम पहले से उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जायदाद जो बिजनेस में होती तो है, बट उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता चिल्ड्रन, इज नोन एज व्हाट? बिजनेस की रेप्यूटेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, बिजनेस की रेप्यूटेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन सारी की सारी एसेट्स प्रोवाइड कर दे बच्चों, सारी की सारी लाइबिलिटीज प्रोवाइड कर दे, फुल स्टॉप, तो ओपनिंग एंट्री में आपका आंसर क्या निकल के आएगा? कैपिटल। क्या निकल के आएगा? कैपिटल। And children, if assets are given in full, liabilities and capital सब दिया हुआ है और डेबिट शॉर्ट आ रहा है, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? गुडविल। तो बच्चे बोल सकते हैं सर इंटैंजिबल एसेट तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क बहुत कुछ होता है, आपने सिर्फ गुडविल क्यों चुना? बिकॉज उनका पेपर होता है। पेपर होता तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता, हम पहले लिख चुके होते। ये ऐसी चीज है जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यू कैन से कि ये जो 13,000 रुपए क्रेडिटर्स ने हमें उधार दिया है, 10,000 रुपए जो हमारा नौकर मान गया, चलो बाद में सरकार तो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, हिंदुस्तान है, कोई अफगानिस्तान तो है नहीं। बिजनेसमैन अगर बदमाशी करेगा हम कोर्ट में क्लेम करेंगे, तो उसको भी भरोसा है हमारे ऊपर। और कुछ लोगों ने हमको टाइम से पहले पैसे दिए 20,000। ये सारे लोगों ने हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन पे हमें ये पैसे उधार में या सामान उधार में दिया है। तो इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नोन, डिफरेंस विल बी कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल तीनों पता है, और डेबिट शॉर्ट हो रहा है, हो ना हो ये एसेट कौन सी होगी? गुडविल। सर डेबिट की जगह कभी कभी क्रेडिट भी शॉर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नोट डाउन दिस ऑल्टरनेटिव, फिर मैं वो भी लिखता हूं। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। तो याद रहेगा ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है। तो प्राइमरली इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नोन, योर आंसर वुड बी कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल तीनों पता है, डेबिट शॉर्ट है, तो आपका आंसर क्या आएगा डेबिट में? गुडविल। बी क्विक, बी क्विक।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबको ये कॉम्पो इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे भी आपको सब कुछ पता होगा, सब कुछ। आपको असेट सारी पता है, लाइबिलिटीज सारी पता है, और सो कॉल्ड कैपिटल भी पता है। व्हाट इज द टोटल ऑन द डेबिट एस्पेक्ट? 2,03,000। क्रेडिट में देख लिया जाए क्या टोटल आ रहा है चलन, क्रेडिट में देख लिया जाए। 13 + 10 is 23, 23 + 20 is 43, प्लस 1,50,000 कितना हुआ? 193। कितनी शॉर्टेज आपको क्रेडिट में मिल रही है बच्चों? 10,000 की शॉर्टेज है। ये ऑब्वियसली ट्रू है कि कोई ना कोई लाइबिलिटी है ये, यस और नो? बट कौन सी लाइबिलिटी हमको नजर नहीं आ रहा? सर लाइबिलिटी तो यही सब होती है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह। सर बिल्स पेबल मान ले क्या? ऐसे कैसे मान लोगे? कागज भी तो होना चाहिए बिजनेस में। तो कोई लाइबिलिटी है जो नजर नहीं आ रही। तो इन दिस केस द अजम्पशन इज, कौन सी लाइबिलिटी है? रिजर्व। सर रिजर्व क्या होता है? बिजनेस का बचा हुआ प्रॉफिट। आई रिपीट, बिजनेस का बचा हुआ प्रॉफिट जो बिजनेसमैन अपने घर नहीं लेके गया, कहां छोड़ गया? बिजनेस में। सो दैट मनी विच इज अर्न्ड इन द बिजनेस will ultimately belong to the businessman and he will take it to his home. But ये पैसा वो अपने घर नहीं लेके गया, कहां छोड़ गया? बिजनेस में ही छोड़ दिया। तो बिजनेस के ऊपर बोझ बढ़ गया। तो बिजनेस ने क्रेडिटर्स से जो पैसा लिया है वो भी बिजनेस के लिए बोझ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं वो भी बोझ, जो इनकम टाइम से पहले ले ली वो भी बोझ, ओनर ने जो पैसा लगाया वो भी बोझ, और ओनर का जो प्रॉफिट बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, घर नहीं गया उसके, वो भी बोझ। तो ये भी एक हिडन लाइबिलिटी है। सो पीपल अंडरस्टूड रिजर्व का मतलब क्या होता है? बिजनेस का पिगी बैंक, बिजनेस का पिगी बैंक, बिजनेस की गुल्लक, जो पैसे हम बचा बचा के रखते हैं ताकि अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई समस्या आ जाए, वी कैन यूज दिस मनी। इनडायरेक्टली ये कैपिटल का ही पार्ट होता है बेसिकली। ये वो है, मान लीजिए कि आपकी बर्थडे में नानी माँ ने 11,000 रुपए देने को आपको बोला, 11 रुपए दे गई, बाकी कह रही तुम्हें बैंक में जमा करा दिया है। तो गिफ्ट तो पूरा 11,000 का आया, कैश बैलेंस 11 रुपए, बाकी का पैसा बैंक बैलेंस है। तो है ये कैपिटल का ही पार्ट बेसिकली। तो इफ असेट्स आर नोन चिल्ड्रन, लाइबिलिटीज आर नोन, द डिफरेंस वुड बी व्हाट? कैपिटल। सारी एसेट्स पता है, लाइबिलिटी कैपिटल सब पता है। डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल, क्रेडिट शॉर्ट है तो रिजर्व। अंडरस्टूड दिस और नॉट? कैसे याद रखेंगे इसका भी एक टेक्निक है मेरे पास। गुडविल बोलो, गुडविल बोलो। ड पे एम्फेसिस किया ना हमने, तो ड मतलब डेबिट में कुछ गड़बड़ी है, समझ में आ गया? तो गुडविल में भी डा आ रहा है और डेबिट में भी डा आता है, तो ये गुडविल हो गया। सर रिजर्व के लिए कोई जुगाड़? र आ रहा है और क्रेडिट में भी रा आता है। तो क्रेडिट में अगर शॉर्ट है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल तीनों के बाद, तो क्रेडिट रिजर्व हो जाएगा और वहां पे डेबिट और गुडविल हो जाएगा। याद रखेंगे जुगाड़ पानी से? पक्का? तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नोन, डिफरेंस इज कैपिटल। असेट लाइबिलिटी कैपिटल तीनों पता है, डेबिट शॉर्ट है, क्या होगा डिफरेंस? गुडविल। असेट कैपिटल लाइबिलिटी तीनों पता है, क्रेडिट शॉर्ट है, क्या होगा? रिजर्व हो जाएगा। समझे बात को? अपडेट वेरी क्विकली चिल्ड्रन। इसी के साथ एक्सक्लूडिंग जीएसटी पूरा आपका जर्नल चैप्टर होता है समाप्त। तो भाई तीनों बातें सबको क्लियर हो गई? तो यहाँ पे भी है, पुराने सेलफोन से नए सेलफोन में डेटा कैसे आएगा सबको पता है। अब सर आपने रूल नहीं बताया असेट को क्यों डेबिट किया। अरे रूल तो जग जाहिर है भाई, डेबिट द इंक्रीज, लाइबिलिटी के लिए क्रेडिट द इंक्रीज, और कैपिटल के लिए भी सेम है। तो जब असेट और लाइबिलिटी ही सिर्फ दिया है तो डिफरेंस वुड बी कैपिटल, और आपको कैपिटल के आगे ब्रैकेट में बच्चों लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। ऑल द असेट्स आर गिवन, liabilities and capital is given, debit is short, क्या मानेंगे? Goodwill. All the assets are given, liabilities and capital is given, credit is short, क्या मानेंगे? Reserve. समझ में आई बात? बट अगर आप अपनी कोर्स बुक को देखेंगे तो वहां पे बैल बुद्धि ऑथर्स ने रिजर्व की जगह शब्द लिखा है कैपिटल रिजर्व। व्हाट? गलत वर्ड है वो। क्यों गलत है? अभी जब होमवर्क आपका चेक कराएंगे तो आई लेट यू नो क्या गलती है उसके अंदर। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? चलिए, हाँ
हाँ, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना है जब आपका वो आंसर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है या इनकम्प्लीट आंसर है, बट जनरली टीचर्स हैव द हैबिट टू डिडक्ट मार्क्स, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने आंसर निकाला है। ओके, रेडी चिल्ड्रन? चलिए, तो मेजोरिटी क्वेश्चन हमको चेक करने थे डी के गोल से। चलिए तो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 ये चेक हो चुका है शायद। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। आई विल बी टेलिंग द जर्नल एंट्रीज, किसी को किसी भी एंट्री में डाउट होगा कैलकुलेशन में, प्लीज डू आस्क। रेडी टू चेक? पहली एंट्री बच्चों, परचेज टू कैश, देन परचेज टू अतुल, देन चिल्ड्रन अतुल टू परचेज रिटर्न। कोई परचेज रिटर्न को क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो नहीं बोलता है, इट इज क्रेडिट द डिक्रीज इन इनकम। देन चिल्ड्रन अतुल टू कैश, चारू टू सेल्स, सेल्स रिटर्न टू चारू, रेंट टू कैश एंड ड्रॉइंग्स टू कैश। सही है? क्या वो होमवर्क नहीं मिला क्या लोगों को? करेक्ट ऑल एंट्रीज? फिर से बोलूं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए धमाका। परचेज टू कैश, परचेज टू अतुल, अतुल टू परचेज रिटर्न, अतुल टू कैश, चारू टू सेल्स, सेल्स रिटर्न टू चारू, रेंट टू कैश एंड ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स टू बैंक क्यों होगा? कहां लिखा है कि बैंक से पैसा निकाला है? इज इट मेंशन कि बैंक से पैसा निकाला है? यहाँ पे चारू को हमने 1 लाख के गुड्स बेचे थे, इसका 20% कितना होगा? 80,000 होगा। चाइनाज मैथ्स पढ़ के आए हो क्या? 20,000, तो 20,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए। डेबिट द डिक्रीज इन इनकम, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। चारू गिवर है, क्रेडिट द गिवर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू देव, यही है ना? चलिए चेक आउट चिल्ड्रन। देव टू सेल्स 1 लाख, चिल्ड्रन देव टू सेल्स 1 लाख। उसके बाद फुल सेटलमेंट शब्द जब लिख के आया तो आपको क्या अज्यूम करना है? डिस्काउंट पहले तो याद रखना है आपको। अब आपने पैसा लिया है तो कौन सा डिस्काउंट होगा? ये अलाउ या रिसीव्ड? अलाउड। एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू देव 1 लाख। देन मनमोहन लिखा है या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या ओल्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा है? मनमोहन टू सेल्स 80,000, मनमोहन डेबिट टू सेल्स या मनमोहन apostrophe s account debit to sales 80,000. Then children sale return to मनमोहन account 1,000. अब दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आपको अमाउंट ड्यू पकड़ना पड़ेगा पहले, नहीं तो आपका आंसर अगला वाला गलत हो जाएगा। 80 में से 1 के गुड्स वापस आ गए, तो हमने बेचे कितने के? 79 के। इंस्टेड ऑफ दैट हमको पैसा कितना मिल रहा है? 200, और फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है, तो डिफरेंस 800 इज व्हाट? कौन सा डिस्काउंट? अलाउड। एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट 78 200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800, टू मनमोहन 79,000। सही है? समझ गए? देन कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। देन चिल्ड्रन पवन्स अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 4700, टू डिस्काउंट 300। और अगला ट्रांजैक्शन की एंट्री लोगों ने वरुण टू सेल्स लिखी है, किसी ने डिस्काउंट तो नहीं डेबिट कर दिया? यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बट वैल्यू जरूर लेस होगी। इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट? चलो भाई, तो इस क्वेश्चन में और किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 4th चेकआउट। कैश टू कैपिटल पहला वाला बच्चों। परचेज टू, किसी ने मॉर्निंग रात तो नहीं लिख दिया? सुबह मतलब सवेरा, मॉर्निंग, ऐश मतलब रात। चलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, रामनाथ टू सेल्स, देन सेल रिटर्न टू रामनाथ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ये बड़ा मजेदार था। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, सर अस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू भोपाल, गोपाल, ये पैदा हुआ था भोपाल में। देन ये अगला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, गोपाल को पैसे दे दिए हमने, गोपाल अकाउंट डेबिट पूरा 10,000, क्योंकि गोपाल को ड्यू तो 10,000 था ना। टू कैश 9500, डिस्काउंट में 500 आएगा। कुछ लोगों ने गोपाल टू कैश 9,500 लिखा होगा, डिस्काउंट नहीं दिखा है, गलत है वो। कुछ लोगों ने गोपाल टू कैश पूरा 10,000 लिख दिया होगा, उनके अंदर एंटी विजय माल्या के हाथ में आ गई। और कुछ तो एकदम आराम से है, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उन्हीं को है जो पढ़ रहे हैं। चले आगे। चिल्ड्रन पेड रेंट, रेंट टू कैश, 1,00,000
इसका क्या लिखेंगे? पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। वेरी गुड, ड्रॉइंग्स टू कैश। देन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो सबने लिखा होगा। नहीं, डिस्काउंट यहाँ क्यों होगा? ट्रेड डिस्काउंट है ना भाई, ये क्यों रिकॉर्ड करेंगे? खुद से होमवर्क हो नहीं रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लिख के चले आए हैं। ये एक्स्ट्रा वाला काट के बेच दीजिए उनको 50 रुपए में, ये होमवर्क नहीं कर पा रहे। परचेज टू 14th वाले में क्या प्रॉब्लम है? पूछिए पूछिए पूछिए। गोपाल को 5% पैसा काट के हमने पूरा दे दिया, तो गोपाल का अमाउंट ड्यू कितना था? 10,000। तो एंट्री होगी गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने बोला था ना, एंट्री को कैलकुलेशन से हमेशा अलग रखिएगा। एंट्री पास करने के जो पैरामीटर्स सिखाए गए हैं, भाई अकाउंट ढूंढिए, कैटेगरी क्लासिफाई करिए, रूल अप्लाई करिए, डेबिट क्रेडिट पहचान लीजिए, पहले तो ये काम आप कर लीजिए, फिर अमाउंट पे आइए। इफ पीपल थिंक कि हम साथ साथ हैं करें, हमेशा गलत होगा, कभी आंसर नहीं आएगा आपका, कभी नहीं। तो कीप एंट्री सेपरेट, कैलकुलेशन सेपरेट। 16th वाला है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस, घर का किराया दिया, तो घर का किराया बिजनेस के पैसे दिया तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग। आपने क्या लिखा था? नहीं नहीं नहीं, रेंटिंग लिखना है, ड्राइंग लिखना है। चलिए सही है, चले आगे। यहाँ परचेज टू कैश तो लिखा ही होगा लोगों ने, बट ट्रेड डिस्काउंट ये नहीं रिकॉर्ड होगा, तो सही करके 4800 परचेज में भी और कैश में भी 4800 कर लिया। नेक्स्ट, देन चिल्ड्रन अगला ट्रांजैक्शन 20th, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8000। अगर डिस्काउंट लिखा तो काट दीजिए, यहां पे भी ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। गॉट इट? अब ध्यान से सुनिएगा, दिमाग की बत्ती जलाइए। 8000 रुपए गोविंद को आपने देने हैं। इन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप कितना दे रहे हैं? गोविंद अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश अकाउंट 7850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच? 150। करेक्ट, सही है। सुभाष अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 4750 टू डिस्काउंट रिसीव 250। चलिए अगला ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया है। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कंपाउंड एंट्री। करेक्ट चिल्ड्रन? देयर आफ्टर कौन सा दिया था? 5th वाला, चेकआउट चेकआउट चेकआउट। परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 4500, हाँ 42500 आई वांटेड टू से एक्चुअली। अगली एंट्री आपने घनश्याम टू परचेज रिटर्न तो की होगी, बट वैल्यू 2000 लिखी होगी शायद। हाँ, माइनस करना पड़ेगा 15%, 300, तो 1700 रुपए माइनस हो जाएगा। 2000 का 15% निकालेंगे ऐसे। जब आपने सामान खरीदा था आपको डिस्काउंट मिला था, तो जब आप सामान वापस करेंगे तो भी डिस्काउंट में ही आएगा। क्या कह रहे हैं वंश जी? नहीं तो उनके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई में नहीं अलाउड है, गरीब बच्चे, गरीब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए लिख लिया। तो जब सामान खरीदा डिस्काउंट पे है तो वापस भी डिस्काउंट पे होगा। कोई दुकानदार बेवकूफ तो है नहीं, आपको 2000 का सामान 1700 में बेचे और आप वापस करने जाए तो आपको 2000 दे दे, तो ऐसे आप दिन भर सामान खरीदेंगे वापस करेंगे, उसी में कमाते रहेंगे। तो जब खरीदा डिस्काउंट पे तो वापस भी डिस्काउंट पे ही होगा। कुछ बच्चे जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं अपने स्कूलों में पूछ लेंगे कि क्लास रिपीट करने में कोई डिस्काउंट मिलता है कि नहीं। हम बाहर बैठ के पढ़ लेंगे, डस्टबिन उल्टा करके बैठ जाएंगे क्योंकि हम वहीं कूड़ा, बट इतने चौड़े कूड़े हैं कि आ नहीं पाएंगे डस्टबिन के अंदर, तो उल्टा करके बैठ जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव कूड़ा बोलते हैं इसको। कूड़े की तरह तो है बट कूड़े की तरह एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब घनश्याम को 40,000 दिया, कुछ लोगों ने शायद एंट्री की होगी घनश्याम टू कैश। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 40,800 रुपए इज द अमाउंट ड्यू। ये कैलकुलेट नहीं किया होगा आपने, इसलिए आप गड़बड़ा गए होंगे। चलिए, और दिया कितना हमने चिल्ड्रन? 40,000, तो 800 रुपीज डिस्काउंट। जिनका कैलकुलेशन गलत था या नहीं आया प्लीज लीजिए। इट्स कैश हमने पे किया ना। घनश्याम्स अकाउंट डेबिट 40,800 टू कैश होगा 40,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। कर लीजिए फटाक से। और ये कैलकुलेशन जरूर लिखा करिए, बिना लिखे अगर सोचेंगे कि मेंटली हो जाए तो गड़बड़ी हो सकती है, तो जरूर लिखा करिए इसको, ठीक है। चलिए बी क्विक बी क्विक। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, एंट्री इज परचेज टू रघु, वैल्यू वुड बी चिल्ड्रन 54,000। अगली एंट्री तो लिखी होगी लोगों ने रघु टू परचेज रिटर्न, बट वैल्यू शायद 5,000 लिख दी होगी। तो जरा इसकी मरम्मत करिए,
और 4500 लिखिए। समझ में आ गया कैसे है? 54,000 के गुड्स खरीदे चिल्ड्रन और 4500 के रिटर्न कर दिए। पैसे कितने देने हैं? 500। और कितना दे रहे हैं हम? 49,000। रघुज अकाउंट डेबिट 49,500 टू कैश 49,000 and to discount received 500। करेक्ट? समझ गए सब लोग? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? इजी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 we did in class I suppose। 7th में फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करा दिया था। चलिए नागपाल स्नेक नर्चर। नागपाल लिखा है अंग्रेजी में, स्नेक नर्चर लिखा है। पालना मतलब नर्चरिंग करना, नाग मतलब सांप। तो कुछ लोगों ने एंट्री की होगी स्नेक नर्चर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैल्यू इज 40,000। 1/4 ऑफ 40,000 कितना होता है चिल्ड्रन? 10,000। सेल्स रिटर्न टू नागपाल कितना हो जाएगा? 10,000। 8 क्यों होगा? हाँ 20% तो पहले ही काट चुके हैं भैया, फिर क्यों माइनस होगा? 8,000 क्यों होगा? ये दो बार डिस्काउंट दे दिया है, नागपाल का रिश्तेदार है, नाग यही है। ध्यान से सुनिए, 50,000 रुपीज में से आपने 20% माइनस किया, कितना होता है 50,000 का 20%? 10,000। तो कितना बचा आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू? तो आपने इसका 1/4 वापस किया है ना, इसी को तो 1/4 वापस किया है। तो 1/4 ऑफ 40,000 इज व्हाट? 10। तो जो 40 है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट काटने के बाद है, अब फिर से डिस्काउंट काट लेंगे। ये नागपाल का रिश्तेदार है सिद्धार्थ, डबल डिस्काउंट दिलवा रहा है उसको। ओके, ओरिजिनली 50,000 का अगर आप 1/4 करें तो वैल्यू आएगी 12,500। इसमें जब आप बच्चों 20% माइनस करेंगे 2,500 रुपए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? नागपाल सेटल द अकाउंट। दिमाग की बत्ती जलाइए। 40,000 का सामान इस नागपाल को बेचा था, 10 का इसने वापस कर दिया। हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड? सॉरी, अमाउंट ड्यू 30। 5% ऑफ 30,000 इज 1,500। 28,500 रुपए का लेन देन होगा। कैश अकाउंट डेबिट 28,500। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड विद 1,500 टू स्नेक नर्चर या नागपाल 30,000 रुपए। ओके, तो अकाउंटेंसी कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आपको जीवन में, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, वो डेबिट और क्रेडिट पे चलता है पूरा हमेशा। इट इज ऑलवेज मैथमेटिक्स विच विल रूइन योर लाइफ। तो अगर गणित नहीं आती तो दो चीजें मैं बार बार बताता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, या तो छोड़ दो कॉमर्स पढ़ना, और या तो 5वीं 6वीं 7वीं की मैथ्स की किताब सॉल्व कर दो, नहीं तो समझ में ना आने वाला है सब्जेक्ट। गॉट इट? और बाकी जिनको नहीं पढ़ना उनको तो पीसीएम लेके बीटेक करना चाहिए, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज मौज करो, आवारागर्दी करो टनाटन, शादी तो हो ही जाएगी। 8th क्वेश्चन चिल्ड्रन, चलिए चेक करिए। पहली एंट्री बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 80,000। लोगों ने परचेज लिखा है कि गुड्स लिखा है? गलत है, खरीदा नहीं है, है। खरीदा नहीं है, है। खरीदा नहीं है। खरीदा होता तो परचेज होता है, तो है, खरीदा नहीं है तो लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। गुड्स तो कुछ नहीं होता, गुड्स बैड्स होता है, गुड्स इज नथिंग। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 80 + 40 + 20 140 कैपिटल में आ जाएगा, तो गुड्स की जगह स्टॉक इन ट्रेड लिखेंगे। लिख दिया? नंदलाल की जगह नंदू दोन लिखा है। चलिए, एंट्री होगी नंदलाल टू सेल्स 18,000। देन चिल्ड्रन एंट्री की होगी आपने सेल रिटर्न टू नंदलाल। नंदलाल में वैल्यू क्या 4,000 लिखी है, 3,600। जरा 18,000 में 3,600 रुपए माइनस करिए तो कितना आएगा? 400। और हमने दिया लिया कितना? 14,150, तो 250 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 14,150। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 250 टू नंदलाल 14,400। समझे? पक्का? नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन 8,500। देन ब्रिज मोहन को हमने गुड्स वापस किए, ब्रिज मोहन टू परचेज रिटर्न चिल्ड्रन 850।
जरा 8500 में से 850 माइनस करिए तो कितना बचेगा चिल्ड्रन? 7650 का 4% कितना हो जाएगा? हाउ मच? 306 आएगा। तो एंट्री होगी चिल्ड्रन, ब्रिज मोहन्स अकाउंट डेबिट 7650 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव में 306 आएगा, 7344 यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील 15510 कंपाउंड एंट्री होगी। देन चिल्ड्रन अनिल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अनिल में कितना लिखेंगे आप? 2000। कैश में कितना लिखेंगे? 1900 और डिस्काउंट रिसीव में 100। करेक्ट। देन सुनील से हमारा हिसाब किताब क्या था भाई? कहाँ गया सुनील? ये कौन है? कहाँ पे है? नजर तो है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। और हमने कितना पे किया इसको? 9800। सुनील अकाउंट डेबिट पूरा 10,000 टू कैश 9800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच? 200। करेक्ट। बॉट अ टेबल फैन, आई रिपीट, बॉट अ टेबल फैन और सो कॉल्ड 8000 रुपए डोमेस्टिक यूज। एंट्री वुड बी चिल्ड्रन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट। कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? नेक्स्ट चिल्ड्रन, 8000 का सामान 10% के ट्रेड डिस्काउंट और 3% के कैश डिस्काउंट पे बेचा गया। एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 7200 यहाँ पे आ जाएगा। 216 रुपए आएगा डिस्काउंट में, 6984। पीपल मस्ट बी आस्किंग सर इतना तेज कैसे कैलकुलेट होता है? अरे 7200 का 3% है तो 1% इज 72, 3% 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 210, 21 और 2 3 6, 216 रुपए आ गया। लिख के करेंगे तो पेपर छूटेगा और 11 साल लगेंगे तब भी 11वीं पास न करने वाले। मेंटल मैथ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अकाउंटेंसी, वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ बहुत टिपिकल आ जाए, फस आ जाए, वैसे ऐसा आता नहीं है। आते एकदम राउंड फिगर है, ये नहीं 4265 रुपए 75 पैसे के गुड्स खरीदे। बच्चा कहेगा मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, मेरे को नहीं करना सवाल। हाँ तो कुछ में आ जाएंगे, सब में नहीं आएंगे ना, बट फर्क क्या पड़ता है? जिनको करना है होमवर्क वो करेंगे करेंगे, और जो दलिद्र टाइप के हैं उनको होमवर्क से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, कर्म उनके जानवरों वाले हैं। चलिए चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बच गई, कौन सी बच गई भाई? अच्छा, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये दलिद्र टाइप का सवाल था। 9th सर, इसमें तो नवरात्रि याद आ गई हमको पूरी, ये तो उड़ गया सर सिर के ऊपर से। सर हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जो हमसे आपने बदला लिया है? चलिए, ये लोगों ने किया सॉल्व। चलिए वेरी गुड, चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए, धमाकेदार सवाल था ये। वो है रोहित शेट्टी का नहीं, खतरों खिलाड़ी, वही था। हेनरी से गुड्स खरीदे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, 4% के कैश डिस्काउंट पर, 60% पैसा तुरंत दे दिया। तो पहले तो आपको इसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। 50,000 में पहले आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए। गलत जवाब। 10% 5,000 होता है 50,000 का। मैंने मतलब पूछा ही ना, मैंने कहा था 10% कैलकुलेट करिए। 45,000 को 2 टीम्स में बांट दीजिए। एक टीम है 60% वाली और एक टीम है 40%। 60% वाला पैसा आपने चेक से दे दिया और 40% वाला पैसा भी आपने नहीं दिया, तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो इस 40% वाली वैल्यू पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 40% इसका आ जाएगा 18,000 रुपए। सर ये इतना तेज कैसे आया? 10% 4500 होगा, 4% उसका 4 गुना कर लीजिए। एकदम सब्जी वाली मैथ्स है। सब्जी मंडी जाइए, एक हफ्ता लगातार ये मैथ सीख जाएंगे आप। सब्जी वाले में बैठ जाइए, उससे कहे तुम सब्जी पे जो हिसाब मैं करूंगा, और ये हो जाएगा 27,000। अब 4% का जो डिस्काउंट है ना बच्चों, वो 27,000 पे कैलकुलेट होगा। 1% हो गया 270, 2% 540 और 4% हो गया 1,080। ये आ जाएगा 25,920 रुपए। ये पैसा आप पेमेंट करेंगे कैश में। अरे पेमेंट करेंगे कैश से, चेक से मतलब पेमेंट करेंगे ना, मैंने पेमेंट ही लिखा है बेसिकली। इतना समझ आया? वो कहते हैं ना, कानों सुनी
और आंखों देखी पे विश्वास मत करिए, हाथों लिखी पे विश्वास करिए। किस पे? हाथों लिखी पे। जो लिखा उस पे विश्वास करिए, जो बोला वो तो जुबान का स्लिप भी हो सकता है। कितना समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब आपको मछली पकड़नी है। क्या पकड़नी है? चलिए नाउन पकड़िए। सबसे पहली नाउन कौन सी है? गुड्स। परचेज कहाँ नाउन है? परचेज तो वर्ब होती है। गुड्स। उसके बाद आपको मिलेगा डिस्काउंट। 40% ट्रांजैक्शन क्रेडिट में था तो हेनरी बाबू भी मिल गए आपको, और उसके बाद बैंक से पेमेंट किया तो चेक भी आ गया। इतना समझ में आता है? चलिए, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, क्या करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट। चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक इज द गिवर, बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और बताया था जिस साइड कैश आएगा उसी साइड पे डिस्काउंट, तो जिस साइड बैंक आएगा उसी साइड पे डिस्काउंट। और अल्टीमेटली हेनरी इज द गिवर। परचेज में आप वैल्यू लिखेंगे 45,000, बैंक में लिखेंगे 25,920, डिस्काउंट में 1080 और 18,000 लिखेंगे हेनरी। समझ में आया कि नहीं? अपडेटेड वेरी क्विकली। चलते हैं बच्चों 15 वाला। गुड्स खरीदे 2 लाख के 5% कैश डिस्काउंट और 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3/4 पैसा दे दिया। अब ये 3/4 वॉज एज गुड एज 60%, 60% के बराबर ही था। नहीं सर, अरे नहीं सर, इन द सेंस गणित वैसे ही है, ये 75% हो जाएगा। फिर से वैसे ही काम करेंगे। पहले तो बच्चों 2 लाख रुपीज में 20%, 20%, 20% माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 40,000। तो डिफरेंस कितना आ गया? 160। अब 2 पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए, एक 3/4 और एक 1/4। 1/4 आ जाएगा 40,000 और 3/4 आ जाएगा 1,20,000। और 3/4 अमाउंट दिया चल रहा है, तो ये जो 5% का डिस्काउंट मिलेगा ना, ये 3/4 पे ही मिलेगा। व्हाट इज 5% ऑफ 1,20,000? 6,000। तो पेमेंट होगा 1,14,000 रुपए का। कैश से दिया, चेक से दिया, कुछ लिखा है? कैश से दिया है। तो एंट्री वुड बी चिल्ड्रन, खरीदा है ना, परचेज अकाउंट डेबिट 1,60,000, टू कैश 1,14,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000, और इस चपड़गंजू का नाम क्या है? टू अमित अकाउंट 40,000 रुपीज। समझे? नेक्स्ट, एनी डाउट्स? कैलकुलेशन प्लीज लिख लीजिए अगर गड़बड़ हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मनुष? 9th का 18th पार्ट। ये शेरपा कौन होते हैं सर? जो शेर को पालते हैं? ये नेपाली लोग होते हैं बेसिकली। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 50,000 लिस्ट प्राइस है बच्चों और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट आफ्टर दिस? 40,000। अब यहां पे कहा जा रहा है कि 4% का कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब पैसे 7 दिन बाद आए, मतलब अभी कोई पैसा नहीं आया। और 75% पैसे 23 जनवरी को आ गए। और आज कौन सी डेट है? 18। 23 जनवरी कितने दिन बाद आएगी? 19, 20, 21, 22, 23, 5-6 दिन मान लीजिए, अगर 18 जोड़ भी लिया। तो ये कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? 23। तो आज आप 18th को सिर्फ और सिर्फ एक आसान सी एंट्री करेंगे, शेरपा डेबिट टू सेल्स वैल्यू वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 40,000। फिर आप 23 जनवरी को एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा। अरे भाई मतलब बैंक लिख दो, चेक से मिला है तो ये तो लोग बाल की खाल पकड़ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 75% पैसा मिला ना, तो 40,000 का 75% होता है 30,000, नहीं होता 30,000। 30,000 बहुत दूर से खींच के लाना, चल 30, चल 30,000, 30,000। इसमें 4% का डिस्काउंट है जो 1,200 रुपए आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 28,800। इज दैट अंडरस्टूड? बाकी पैसा वो अभी नहीं मिला, जब मिलेगा देखा जाएगा, अभी आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। तो आप एक एंट्री 6th में करेंगे, एक 15th में, एक 18th को करेंगे और एक 23rd को करेंगे।
तो अभी तक ये चौथी एंट्री है। यस, एक और एंट्री मिलती है सर। एक और नहीं, 23rd को एक करेंगे। हाँ, पूरा ट्रांजैक्शन देखेंगे तो फिर एक और बोल सकते हैं आप। तो एक एंट्री 6 तारीख को, एक 15 तारीख को, एक 18 तारीख को और एक 23 तारीख को। सर एक डाउट है इसमें हाँ कि जैसे जब वहाँ पे हम लोग ने पहले क्वेश्चन में 2 हेनरीज अकाउंट भी करा था पहली एंट्री। हाँ, तो हेनरी को अभी वो पैसा नहीं दिया, वैसे ही शेरपा से वो पैसा लिया नहीं अभी। तो सर शेरपा से पैसा नहीं नहीं लिया। एंट्री नहीं करेंगे। खाना खाने की एंट्री होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है शरीर में, ठीक है। मोहल्ले में घूमू 100 लोग को बताएंगे आज पिज्जा खाएं घर में, पोपड़े में बात गई। पैसा लेने की एंट्री होती है, पैसा देने की एंट्री होती है। तो जो पैसा हमको नहीं मिला वो तो ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है ना। आपने यहाँ पे शेरपा को डेबिट कितने से किया है? 40 से। और यहाँ पे शेरपा को क्रेडिट कितने से किया? मतलब 10,000 से शेरपा इज स्टिल अ डेटर, तो यहाँ पे है तो डेटर 10,000 से। 40 से डेबिट, 30 से कट गया, तो 10 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? फिर कहोगे थोड़ी देर बाद सर ये गुड्स की परचेस सेल की जा रही है तो बिजनेस भी तो कभी स्टार्ट हुआ होगा, तो उसकी एंट्री कर ले कैश टू कैपिटल। और सर दुकान कोई ठेले पे तो लगाई नहीं होगी, किराए पे जरूरी हो, सर एंट्री कर ले रेंट टू कैश। एंट्री कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? जो ट्रांजैक्शन लिखा होगा उसी तो एंट्री करेंगे। अजीब टाइप का गंगा जमुना है। कुछ तो इतनी गहरी सोच लेते हैं, जमुना जी की गहराई ज्यादा, और कुछ गंगा जी की तरह पानी ही नहीं, मतलब करना ही नहीं हमको होमवर्क सर। हम एकदम दलिद्र टाइप के हैं सर, हम तो होमवर्क करेंगे नहीं सर। हमने कसम खाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी जब चली थी कि किसी माँ ने ऐसी संतान को पैदा नहीं किया जो हम जैसे नालायकों को पढ़ा पाए। तो हम तो सर होमवर्क नहीं करेंगे, आप कुछ कर लीजिए सर। क्योंकि घर वालों ने बोल दिया बेटा शादी करनी है तुम्हारी, अब शादी के सपने सजोए हुए, आईफोन मिलेगा शादी के बाद, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कुछ बहुएं बनी कुछ घर जमाई बनेंगे। चलिए 25 तारीख का ट्रांजैक्शन बच्चों, बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है। गरिमा जी को हमने गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 85% डिस्काउंट मिलेगा अगर गरिमा जी ने 15% पैसा दे दिया तो। हाँ 15 दिन में, वेरी गुड। 1/4 पैसा आंटी ने कब दिया? 5 तारीख को। और बचे हुए का 60%, बचे हुए का 60%। तो आज तो आप एंट्री करेंगे वेरी प्लेन एंड सिंपल वनीला फ्लेवर टाइप चिल्ड्रन, गरिमा टू सेल्स। अब 15 दिन बाद, तो सर 25 जनवरी 15 दिन 40 जनवरी आएगा सर। अरे भैया महीना 31 का होता है जनवरी का, तो भाई 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन तो यहां बीत गए। 9 फेब आएगा, तो फेब 9 को आप एंट्री क्या करेंगे? 1/4 पैसा दे दिया, 1/4 पैसा दे दिया, 5th को दिया। यस, बट अगर ये पैसा आपको 9 फरवरी तक भी मिलता तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होती। तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है गरिमा जी या नहीं है? है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। व्हाट इज 1/4 ऑफ 80,000 चिल्ड्रन? 20,000। कितने परसेंट का डिस्काउंट था? 5%, 1,000 रुपए। और कैश में कितना आएगा? 19,000। समझ गए? बाकी इन्होंने 15 तारीख को डिस्काउंट दिया है, सॉरी पैसा दिया है, तो 9 तारीख पे तो डिस्काउंट की लिमिट खत्म हो गई। क्या इस पैसे पे डिस्काउंट मिलेगा? तो एंट्री होगी सिंपली कैश टू गरिमा। अब यहाँ पे बच्चों ने वैल्यू शायद 60% 80 का निकाल लिया होगा, ये गलत है। 80 में से 20 का हिसाब किताब हो चुका है, बचा कितना? 60,000। 60,000 का 60% इज 36। तो यहाँ पे आपने अगर 48,000 लिखा है तो सही करके 36 लिख लीजिए। ओके सर फिर इसमें 15 फेब की एंट्री होगी? हाँ बिल्कुल होगी, 15 फरवरी की मैंने की तो एंट्री। समझ में आ गया? तो आज की सेवा यही समाप्त होती हैं। अगली क्लास से हम अपना नया चैप्टर लेजर स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ जर्नल का भी होमवर्क चेक करते जाएंगे। तो अगली क्लास से मूवी चलेगी, हम साथ साथ। स्केल और पेंसिल अवश्य लेके आइएगा, लेजर की बुकलेट भी आपको अगली क्लास में मिल जाएगी। हाँ हो जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल।